गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पढ़ लिया था ना शायद, क्यों कि वो जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से ज़ीरो होता है, ठीक है। इसका एक कंक्लूजन है, वो लिख लो, वहीं पे लिख लेना जहाँ पे लॉ लिखा है ना, उसी के नीचे एक लाइन लिख लेना, कंक्लूजन इसको ऐसे लिखो यार, तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक इसका कंक्लूजन गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होता है मैग्नेटिक मोनोपोल? मतलब जैसे नॉर्थ या साउथ, हाँ, तो मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब या तो नॉर्थ या तो साउथ। ये अकेला नॉर्थ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा साथ में पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, बस और कुछ नहीं। और हमने वो पढ़ लिया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। मटेरियल कैसे होते हैं, शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ, डायमैग्नेटिक करके पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। कब पढ़ा भाई, 11th या 12th? 11th में, ठीक है। पढ़ा है क्या मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे ही है कुछ। थोड़ा हम मैग्नेटिक पावर देखेंगे उसमें। तुमने शायद उसमें इलेक्ट्रॉन का वो सब पढ़ा होगा ना, कि वो कैसे स्पिन करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन से मटेरियल होते हैं? दो पोल नहीं नहीं, देखो ये क्या करते हैं ना, जैसे मैग्नेट तुम ले जाओगे ना इनके पास, मैग्नेट ले जाओगे तो ये रिपेल करते, रिपेल। जब मैग्नेटिक फील्ड में तुम रखोगे तो वहाँ से दूर भागते हैं, ठीक है। तो इट अभी क्यों करता है बताता हूँ मैं, पहले लिख लो, इट रिपेल्स एक्सटर्नल ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो, इट शोज वीक रिपल्शन टू एक्सटर्नल, मतलब थोड़ा वीक ही दिखाता है। जैसे मान लो कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल तुम मैग्नेट ले जाओगे उसके पास, तो वो तुमको पता नहीं चलेगा कि वो रिपल कर रहा है, रिपल्शन दिखाता है वो, लेकिन इतना ज़्यादा शो नहीं करता, वीक वीक दिखाता है। जैसे लोहे को लाओगे तो लोहा एकदम भागता है ना मैग्नेट के पास, तो ये वाले मटेरियल इतना तेज़ रिपेल नहीं करते, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसका एक्सपेरिमेंट भी है, तुमने देखा होगा कि एक चूहे को एक कटोरे में रख दिया, उस कटोरे को पानी में फ्लोट कर रहे हैं और फिर मैग्नेट ला रहे हैं, बहुत भारी सा मैग्नेट होता है, उसके पास ला रहे हैं चूहे के पास, तो चूहा दूर जा रहा है, मतलब जो कटोरा है वो दूर जा रहा है, तो रिपेल कर रहा है वो उसको, ठीक है। तो देखोगे तो मिल जाएगा, चूहा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। चूहा के आदमी भी है, मतलब वो जो हमारे अंदर पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, पानी है उसके अंदर, ठीक है, और मसल्स हैं, ये सब चूहे पे एक्सपेरिमेंट होता है यार, ठीक है। नहीं, आदमी भी वैसे ही है, रिपेल करेगा अगर तुम, हाँ, आदमी को फ्लोट कराने के लिए तुमको ज़्यादा मैग्नेटिक पावर चाहिए ना, इसीलिए छोटे छोटे जानवर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो यार ये मटेरियल ना बड़े मतलब आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं कई जगह पे। तुमने वो सुना होगा कि
मैगलेव सुना? मैगलेव, हाँ सर, मैग्नेटिक। मैगलेव ट्रेन सुनी है? जो हवा में चलती है, मतलब पटरी से ऊपर, पटरी से ऊपर चलती है ऐसे हवा में, उसमें मटेरियल ये यूज़ हो रहे हैं ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें वो रिपेल करता है। तो ऐसे मटेरियल बना दिए इन्होंने डायमैग्नेटिक कि जो ज़्यादा ही रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो वो कैसे होता देखो, शोज वीक रिपल्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम पढ़ोगे तो मज़ा आएगा इसमें कि कैसे होता है सब। ठीक है, मान लो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तुमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। मतलब वो रिपेल कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, मान लो ऐसे था, शुरू में ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, तुमने ये डायमैग्नेटिक मटेरियल इसमें रखा तो ये रिपेल कर दिया, इसने दूर भगा दिया। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक ऐसे करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, देखो मान लो कि ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, यहाँ पे कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, कहाँ जाएगा ये, किधर को जाएगा, रिपेल करेगा ना। तो ये रिपेल करके किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड वीक है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास तो स्ट्रॉन्ग है और दूर क्या है, वीक हो गई, तो ये कहाँ जाएगा, वीक की तरफ जाएगा। स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है, तो रिपेल ही तो हो रहा है, तो तभी तो वीक की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर की कहानी, ये ऐसा क्यों करता है। सारे मटेरियल के अंदर वो एटम होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो उनका देखो, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तुमको बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें करंट भी है, करंट है तो फिर वो मैग्नेटिक मोमेंट भी है उसका। तो एक तरीके का एटम एक डाइपोल की तरह है। ठीक है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सबकी वजह से करंट पैदा हो रहा है, उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है। तो इसमें भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। अब देखो इसमें ऐसा लिखो, एवरी एटम ऐसे लिख दो उसको तुम, ऐसे मत लिखो, शुरू से लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो नहीं देखो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो कुछ होते हैं एक डायरेक्शन में और कुछ होते हैं दूसरी डायरेक्शन में। स्पिन हो गया वो, हाँ, तो हाँ ठीक है, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो दूसरी डायरेक्शन में घूम रहे हैं उनका मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो यही होता है इसमें, दीज मटीरियल in these material in each है ज़ीरो, मतलब हर एटम का ही ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हुआ, जो इलेक्ट्रॉन कुछ घूम रहे हैं एक डायरेक्शन में, दूसरे घूम रहे दूसरी डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसमें पेयर भी बनते हैं, तुमने पढ़ा होगा शायद, पेयर बनते हैं ना इसमें डायमैग्नेटिक में। हाँ, वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वही ज़ीरो हो जाएगा। जब एटम का ही ज़ीरो है तो मटेरियल का क्या होगा, ज़ीरो।
ठीक है। तो मटेरियल का भी मैग्नेटिक मोमेंट, ईच एटम हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंटायर मटेरियल, पूरा मटेरियल ही, पूरा ब्लॉक जो तुम ले रहे हो, मटेरियल हैज़ नो मैग्नेटिक मोमेंट। एटम का भी जीरो, एटम का ही जीरो हो गया तो पूरा मटेरियल का जीरो हो गया, नो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही तुम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन, ये तुम थ्योरी पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, या फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोर्स में भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, वो स्लो हो जाते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो दूसरी डायरेक्शन में घूम रहे हैं उनका ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये कब होता है, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। और ये क्यों होता है, ये लेंज लॉ में पढ़ोगे तुम, अगले चैप्टर में आएगा, पढ़ा है कि लेंज लॉ सुना है? हाँ, वही करता है। देखो, मान लो एक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये, और तुमने रख दिया उसको मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करती है, जो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक, देखो इसमें देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, है ना, रिपेल करेगा ना, तो इसका मतलब इसका नॉर्थ किधर होना चाहिए, अगर इसका नॉर्थ बन रहा है तो इसी साइड होना चाहिए, और इसका साउथ इधर होना चाहिए। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है तो उसका ऐसे। तो इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में कैसा है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, और इन द सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा। देखो ना, अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये भी एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तभी वो क्या कर रहा है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगा। इसका मतलब ये रिपेल कर रहा है तो उसका, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे आया, कैसे आया, जो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, बहुत से बताया था ना, कुछ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ज़्यादा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में है वो कम हो जाता है। तो एटम का ही क्या पैदा हो जाता है, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट। पहले तो क्या होता, कैंसिल हो रहे थे दोनों, अब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ज़्यादा हो गया और इसी की डायरेक्शन में कम हो गया। तो उस वजह से क्या होता है, यार ये तो हमने नाम दिया ना, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड की डायरेक्शन भी तो हमने ही बनाई है, वो तो इफेक्ट है। अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी में तुम कोई एरो थोड़ी है एक्चुअल में, वो तो एक फील है, ग्रेविटी लग रही है। असली क्या होता है, नाम दे रखा है ना, मैग्नेट में तुमको कोई एन दिखता है क्या, तुमको तो एटम दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेगा, हैं, सेम मतलब हर एटम का, वो देखो जो मैग्नेट के अंदर भी तो एटम ही है, उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके बगल वाले का भी मैग्नेटिक मोमेंट। तो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट आपस में जुड़ के एक नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट देंगे, उसका इफेक्ट देता है तुमको बाहर, छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, मान लो कि तुमने क्या किया, एक इतना बड़ा मैग्नेट है बना दिया, और तुमने, ऐसा हो सकता है ना, तुमने उसको रैप करके कागज़ में रैप किया है, तुमको दिख रहा है एक मैग्नेट है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट हो, तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है वो, तो सब ऐड होके क्या बन गए, बड़ा मैग्नेट बन सकता है ना, वही हो। हाँ वो तो, हाँ प्रॉपर्टी है, तुम कैसे भी रखो, रिपेल ही करना है। यार एक बार बताओ, डायमैग्नेटिक तुम्हारे हाथ में है, अभी उसके अंदर नॉर्थ साउथ नहीं है, क्योंकि अभी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताया था, देखो जीरो बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा ही नहीं तो जीरो, तो कहाँ से वो नॉर्थ साउथ आएगा, कुछ नहीं है। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एकदम से उसमें क्या हो जाता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, वही लेंज लॉ से, हाँ लेंज लॉ पढ़ोगे बाद में। ठीक है भाई, ये हो गया
हाँ, तो ऐसे व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साथ में लिखते रहो साथ में, ठीक है। जब मैं समझाऊंगा रुक जाना, वैसे मैं लिख रहा हूँ तो तब भी तुम लिखते रहो। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो इंक्रीज हो गए। हाँ, ऐसा ही है। इंक्रीज क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ना तेज़ घूमने लग जाते हैं, तेज़, उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वही लेंस लॉ की वजह से। तो स्पीड ज़्यादा हो गई तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। करंट चार्ज फ्लो कर रहा है ना तेज़ी से, करंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दोज मैग्नेटिक मोमेंट्स which are in opposite direction, ठीक है, लिखते रहो साथ में। स्पीड अप, स्पीड बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन तेज भागने लग रहा है, स्पीड अप, मैग्नेटिक मोमेंट स्पीड कर गया, मतलब ज़्यादा हो गई उसकी वैल्यू, स्पीड अप एंड दोज इन द सेम डायरेक्शन, हाँ, स्लो डाउन। तो ये क्या देता है, इट गिव्स राइज टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू, हाँ, टू नेट, वैसे तो ये थ्योरी है, मतलब जो भी है याद करना है, लेकिन जब तुम इसके एक्सपेरिमेंट देखोगे तब तुमको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसमें। इसका एप्लीकेशन भी चल रहा होता है ना, ट्रेन चल रही है तो उसमें यही सब लगता है। इट गिव्स राइज टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इफेक्ट तो हमेशा ही होगा, मतलब कोई भी मटेरियल होगा, ये इफेक्ट हर मटेरियल में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक किस में होता है, सारे मटेरियल में होता है, बस किसी में वीक होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन शो सब में करता है, ठीक है, याद रखने हैं। डायमैग्नेटिक सब में शो करेगा। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब तो सब में शो करेगा, तो फिर ये कुछ खास मटेरियल क्यों है, क्योंकि इसमें किसी मटेरियल में ज़्यादा शो करता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। क्या हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया भाई, हो गया, क्यों, तो ऐसे रिपेल करता है। आगे बढ़ो, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो यार, एग्जाम्पल देखो। वो बताइए, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि आ जाते हैं ऑप्शन में, सीधा आ जाते हैं। बताओ कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये है, वो है, मैं बताता हूँ। एक्सटेंसिव लिस्ट, एग्जाम्पल हो गए कॉपर, बिस्मथ, ये सब है, कॉपर, ठीक है। और तुमने पढ़ा होगा क्या, बताओ, लेड, सिलिकॉन, इसमें सारे याद कर लेना, ठीक है, कुछ मत छोड़ना। नाइट्रोजन भी है, वाटर भी है, नाइट्रोजन, वाटर, और क्या है, NaCl,
सोडियम क्लोराइड नेसी। और भी हैं, याद कर लेना। डायमंड, हाँ बोलो। मरकरी क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? सर ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिपल्जन की एग्जांपल चाहिए। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? यूनिवर्सल है, लेकिन किसी में पैरामैग्नेटिक ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम उसको डायमैग्नेटिक नहीं बोलते। अभी हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म में फेरोमैग्नेटिज्म ये सब होता है। तो जिसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा शो कर रहा है उसमें डायमैग्नेटिक तो इन्फीरियर हो गया ना, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। डायमैग्नेटिक सब में शो करता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मान लो कि 90% पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है, 10% है डायमैग्नेटिक, तो हम क्या बोलेंगे उसको? पैरा। बस हाँ ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि इनमें पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं होता। नहीं, फेरो भी नहीं होता, लेकिन डायमैग्नेटिज्म में होता है थोड़ा थोड़ा सी। देखो हर एक मटेरियल की अपनी एक अंदर की कहानी है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, उसकी वजह से क्या क्या चल रहा है, वो इनमें होता ही नहीं है। जो पैरा में हम करेंगे वो इसमें नहीं होता। ठीक है, समझते जाओ चीज़ों को, लिख लिए सारे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इसका जो x है, x पढ़ा था ना, क्या था वो? ससेप्टिबिलिटी। हाँ वो क्या बोला था ना, जियोन है? जियोन नहीं, ससेप्टिबिलिटी वो तो एक्स ही होता है ना, एक्स ही। ससेप्टिबिलिटी होती है इनकी -1 से 0 के बीच में। ठीक है, और फॉर कुछ एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे कि कॉपर की एट 300 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे इन सब की कितनी होती है? जैसे कॉपर की मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, एक्स हो गई तुम्हारी 10 की पावर -5, वही माइनस, क्योंकि माइनस नेगेटिव सबकी ऐसे ही होती है, जितने भी है 10 की पावर -5 में चल रहा है, -6 कितनी छोटी है? 0.00001। तो एट रूम टेम्परेचर, ऐसे लिख लो, एट रूम टेम्परेचर इट्स susceptibility, its x is very small। ठीक है, एंड नेगेटिव, याद रखना नेगेटिव भी है। स्मॉल और नेगेटिव मतलब 0.0001 कितनी छोटी है? बढ़ेंगे क्या? -1 से 0 के बीच में हो सकता है बस ये। जीरो मतलब है ही नहीं ना कुछ। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होगा? उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, लगभग ज़ीरो ही तो हुआ ये, लेकिन ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि -1 के पास भी जाता है। कैसे जाता है? लिख लीजिए, एट रूम टेम्परेचर इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर घटाते हैं, जब ठंडा करते हैं, तुमने देखोगे एक्सपेरिमेंट, वो लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया किसी मैग्नेट पे तो वो हवा में उड़ने लगता, देखा है क्या? अभी दिखा दो। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, दिखा दो सुपर कंडक्टर। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, एक्स क्या है? -1 की तरफ अप्रोच करता है। एक्स भी डिक्रीज करेगा, -1 की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्स डिक्रीजेस, या इसको बोलो, ऐसे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स
इंक्रीजेस। ये माइनस का मतलब ये है कि ये रिपेल कर रहा है, याद रखना। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 की तरफ जा रही है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है उसका, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 10⁻⁻5, और जैसे ही वन मान लो 1 के पास पहुँच गया, तो लगभग कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया वो, 1,00,000 गुना हो गया, 1,00,000 गुना। रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻5 है, मतलब 0.00001, ये -1 के पास, -1 के पास जाएगा तो कितना कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 1,00,000, 1,00,000। तो 1,00,000 गुना जितना रिपल्शन रूम टेम्परेचर दिखा रहा था, उसका 1,00,000 गुना दिखाएगा जब वो इसके पास पहुंच जाएगा। और इसके पास कैसे पहुंचता है, टेम्परेचर को कम करके, ठंडा करके, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, उससे टेम्परेचर पहुंच जाता है -200, ऐसा कुछ पहुंच जाता है। हाँ ऐसे ही। हाँ। और ठंडा करते हैं एक्सपेरिमेंट में, मतलब 4 केल्विन तक हम ठंडा कर चुके हैं, 2 केल्विन, 1 केल्विन, पॉइंट, सब ठंडा हो चुका है। जब टेम्परेचर घटाते तो मैग्नीट्यूड है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखते रहो, मैग्नीट्यूड ऑफ susceptibility increases and इसको ऐसे लिखो, ठीक है। और जैसे हम कम करते जाएंगे तो एक वैल्यू पहुंच जाएगी -1 पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। एंड इवेंचुअली कभी ना कभी तो पहुंचेगा, ठंडा करते रहो तो कभी ना कभी x उसकी वैल्यू -1 पहुंचेगी। रीचेज -1, मतलब किसी पॉइंट पे जाके x की वैल्यू -1 हो गई, एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं, यहाँ पे बन गया वो सुपर कंडक्टर, कि सबसे ज़्यादा रिपेल कर रहा है। यहाँ पे तो कम रिपेल कर रहा था ना, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो कितनी है, जितना ज़्यादा x होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बड़ा कम मैग्नेटाइजेशन है, जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा 1,00,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मटीरियल बिकम्स, ठीक है, सुपर कंडक्टर, लिख लो। सुपर कंडक्टर हो गया, ठीक है। हाँ माइसनर इफेक्ट। क्या हो गया, सुपर कंडक्टर क्यों बनाना है यार, मतलब समझा नहीं मैं। ये प्रॉपर्टी है इनकी, इसके बारे में बता रहे हैं तुमको। बनाते क्या है, इसी का टेम्परेचर कम करके देखा है कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा होता है, ये रिपेल करता है। ये सब कहीं होती है यार, बताया नहीं कि सारे एलिमेंट की लगभग इतनी होती है रूम टेम्परेचर पे इतनी होती है, आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम। किसी की 2 × 10⁻⁻5 होगा, किसी का 1 × 10⁻⁻5 होगा, 10⁻⁻5, ठीक है। बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर। दिस इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जब बन जाता है इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाँ इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ यार, क्या है, मेसनर इफेक्ट है। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा क्या मेसनर इफेक्ट, नहीं पढ़ा, ठीक है ठीक है। एट दिस पॉइंट the material shows maximum, या मैक्सिमम के परफेक्ट लिखो उसको, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, ठीक है।
तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पहुँच गया, कहाँ पे, x की वैल्यू उसकी -1 हो गई। अच्छा म्यू आर कितना होगा, म्यू आर बोलो, म्यू आर की वैल्यू 0, म्यू आर की वैल्यू 0 हो गई। इसका क्या मतलब समझे कि जो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, B = म्यू नॉट म्यू आर एच, इसका मतलब म्यू आर 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई नेट, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। कैसे नहीं है, क्योंकि सारी की सारी उसने रिपेल कर दी। मान लो तुमने मैग्नेट लगाया ऐसे, यहाँ पे मटेरियल रखा है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर घुसेगी, लेकिन उसने सारी की सारी क्या कर दी, रिपेल। इसको बोलते हैं परफेक्ट मैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड इन मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स। एक तो है जगह जो मैगलेव ट्रेन है वो इस पे नहीं काम कर रही, वो कर रही है मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट रख दिया तो वो चिपकेगा ही नहीं, इतना भारी होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको रिपेल करता है, ये वो नहीं है। लेकिन ये जो डायमैग्नेटिक वो है बिहेवियर, इसका यूज़ करके भी एक ट्रेन बन रही है, वो अभी मार्केट में आई नहीं है, हैं यार नाम नहीं पता है। नहीं 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 वो नहीं, हाइपर लूप तो नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल जैसे टायर पे जाओ। सर मार्केट में नहीं आई तो उसका नाम कैसे आ गया? नहीं रिसर्च चल रही है ना, हाँ तो सर अभी तो रिसर्च चल रही है, अभी हम कैसे कह सकते हैं? कंपनियां बन जाती है, रिसर्च चलती रहती है, 10 साल बाद प्रोडक्ट आता है, ऐसा भी होता है। हाँ वो कुछ निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, भेज देता हूँ, अभी निकाल देता हूँ, अभी निकालता हूँ। हाँ अच्छा ठीक, ठीक है भाई, लिख लिया, ये हो गया, आगे बढ़ जाओ, अगले पे आ जाओ। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये क्या है, ये देखो इसमें क्या है, इट शोज टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं जो अट्रैक्शन शो करते हैं, वो भी वीक होते हैं टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, मतलब तुमने मैग्नेट रखा है, ये क्या रखा है, तुमने मटेरियल रख दिया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मतलब ये सीधी थी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे कर। ये डायग्राम भी सारी डायग्राम बनाना, ठीक है, ये भी आते हैं बनाने के लिए, पूछ लेते हैं। इट मूव्स फ्रॉम, कहाँ से, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, देखो इसमें ईच एटम, इस मटेरियल में हर एक एटम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब वो जैसे डायमैग्नेटिक था कि वो कैंसिल हो गया था, है ना, डायमैग्नेटिक पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता है, इसमें नहीं करता, इसमें कुछ कैंसिल करते हैं, कुछ बच जाते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें पूरी पेयरिंग होती ही नहीं है, तो बच जाता है, जो बच जाता है वो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है। ईच एटम हैज़ सम मैग्नेटिक
मोमेंट। हर एक एटम में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो मटेरियल का भी कुछ होगा क्या? मटेरियल का होना चाहिए कुछ? होगा क्या? होगा? बट द मटेरियल हैज़ नो, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता मटेरियल का। एटम का तो होता है लेकिन मटेरियल का भी नहीं होता। हैज़ नो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू रैंडम random orientation of magnetic moments of atoms। मतलब क्या हुआ, क्या समझे भाई? देखो हर एटम का तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन वो कोई एटम का ऐसा होगा, कोई एटम का टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ फैला हुआ है, टेढ़े मेढ़े सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कोई किसी का ऐसा होगा तो कहीं दूसरे एटम का ऐसा होगा तो कैंसिल हो गया। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो सब मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर भी डिफरेंस है दोनों में कि एटम का तो है। तो अब जब तुम ऐसे देखोगे, ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर एक एटम का ऐसे होगा, दूसरे का ऐसा हुआ, तीसरे का ऐसे हो गया। रैंडम ऐसे करें, रैंडम एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट ज़ीरो है। अब जब हम इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है बताओ, सोचो क्या होगा? हैं? कैसे? क्यों आएंगे? उस सोच के बोलो, क्या बोल रहे हो? हैं? क्या होना चाहिए बोलो? क्यों अट्रैक्शन? कैसे? इंडक्शन। जो देखो मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं पूछूंगा ही नहीं, जो पढ़ा रखा है ना उसी में से उस वही रीज़न। जैसे मैंने लेंस लॉ बता दिया था, लेंस लॉ तुमने पढ़ा ही नहीं तो मैंने पूछा नहीं तुमसे, तो इसका रीज़न तुमको आना चाहिए। सोचो, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तुमने, क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? हैं? इलेक्ट्रॉन। और बोलो। डायामैग्नेटिक बिहेवियर तो अभी भी शो कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है इसमें, वो वीक है, उसको छोड़ो। पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, मतलब वो हो रहा होगा उसका, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्या हो जाएगी? ज़ीरो नहीं होगा किस में? अरे ज़ीरो हो रखा है भाई। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तब क्यों नहीं होगा? कैसे? अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या चीज़ है? ये एरो एरो क्या चीज़ है ये? हैं? किसका ओरिएंटेशन? क्या है? बोलो जल्दी बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट यार। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है हर एटम की। तुमने अगर मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोच के बोलो, जल्दी बोलो। हैं? क्या लगेगा उस पर? टॉर्क लगेगा। और कैसे घूम जाएगा वो? चलो मैं तुमको मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ है, साउथ है, बताओ किधर जाएगा? कैसे घूमेगा ये? क्लॉकवाइज घूम जाएगा। हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। वैसे ये भी है, ये भी घूम जाएंगे भाई,
सारे के सारे ऐसे घूम जाएंगे कि सब एक ही डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सारे मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इनको ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे। मतलब परफेक्ट ऐसे नहीं होंगे क्योंकि वो एटम सारे घूम भी नहीं पाते ना, उस वजह से कोशिश करते हो। टॉर्क तो लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो घूमने की कोशिश करेगा, तो ऐसे होने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। ये हो जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बस आ गया यार, इन सब का कुछ ना कुछ तो नेट आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा नेट। तो इसका नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, नॉर्थ और साउथ ऐसे थी। तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो क्या करता है, अट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे केस में। तो ये तो हो गया। हाँ, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लिखते रहो साथ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक क्या लिख रहा हूँ यार मैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सपीरियंस है टॉर्क एंड अलाइन in the same direction as external magnetic field. थोड़ा सा ये ऐसा है, बोरिंग सा है, मतलब बोरिंग भी बोल सकते हो तुम, लिख रहे हो, नींद भी आ सकती है तुमको, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा कमी है फिज़िक्स में ऐसा, ठीक है। ज़्यादातर तो क्या है, न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूले लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। ये चैप्टर बस ख़त्म ही हो रहा है, इसके बाद एक और बचा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक, ख़त्म। लेकिन तरीके से सुना भी दिखाऊंगा, वीडियो दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सपीरियंस टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, thereby showing attraction, अट्रैक्शन शो कर रहा है क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ गया। लेकिन वीक अट्रैक्शन शो करता है क्योंकि ये जो मैंने तुमको बनाया ना, सीधे सीधे बनाए, सीधे सीधे नहीं होते ये, क्योंकि इतना रोटेट होने की जगह ही नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है, थोड़ा थोड़ा रोटेट करता है, उससे ही थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। लिख लिया भाई इसके हैं? हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या करना है? फोर्स तो बस यही है फोर्स, यही है। हाँ। ऑप्शन में तो 625 था। तो तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। ये तो नहीं, ये तो सही है, मेरा जो आंसर आया था उसमें वही था। यार तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक काम करो, उसे छोड़ दो, कल डिस्कस करते हैं। तुम वो करो, दूसरे क्वेश्चन करो ना यार, वो देखो सर, मुझे निकलना भी है, तभी मैं वो वर्क एनर्जी। हाँ। अरे हो गया क्या? एग्जाम्पल भी लिख लो उसका यार।
ठंडा करने पे, हाँ हाँ अभी बताता हूँ। चलो यार, ये इसके एग्जांपल लिखो। ठीक है, आ जाओ, एग्जांपल लिखो इनके। हाँ ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम, अरे समझ जाओगे उसको, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है। क्रोमियम का क्या होता है सिंबल? क्रोमियम का क्या होता है सिंबल? Cr, ठीक है। लिथियम का Li, मैग्नीशियम, ठीक है, समझ में आएगा। नियोबियम, ऑक्सीजन O2, गैस, प्लेटिनियम, Pt होता है प्लेटिनम। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन। और इसका जो x होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -5, वो क्या था, वो 10 की पावर -5 ही था वो, लेकिन वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। इट्स वैल्यू मतलब इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है और छोटी रहती है, ये 10 की पावर -5 के आसपास, ठीक है तकरीबन। किसी का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, उसमें याद रखें, ठीक है। तो इसका भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। क्या है देखो, जो मैग्नेटाइजेशन है जी इक्वल टू, एक मैं लॉ बता रहा हूँ, कोर्स में नहीं है वैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। CB/T, CB मतलब ये M क्या चीज़ है, ये मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था ना, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या चीज़ है, C इज क्यूरीज कांस्टेंट। और B तो हो गया जो तुमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और T हो गया टेम्परेचर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो XH, याद है ना, M इज इक्वल टू XH, X था वो ससेप्टिबिलिटी, H हो गई इंटेंसिटी, इज इक्वल टू C, इसको लिख सकते हो μ0H, ठीक है, अपॉन T, H कट गया, X कितना आ गया, C μ0। तो ये एक क्यूरीज लॉ बोलते हैं इसको, क्या ये सब फार्मूला कोर्स में नहीं है, लेकिन बस ऐसे समझ लो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में हम टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो वो क्यूरी लॉ को फॉलो करता है।
ठीक है। एज टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वही टेम्परेचर को कम करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ गया तो फिर क्या करेगा ये, मैग्नेट को क्या करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। हाँ, पहले तो अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन वीक अट्रैक्शन शो कर रहा था। ठीक है, एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड, मतलब टेम्परेचर कम कर दो, ज़ीरो कहीं पहुंच नहीं सकता है। हाँ, 0 केल्विन अभी तक अटेन नहीं हुआ, कोई अटेन नहीं कर पाया उसको अभी तक, मतलब ऐसा मतलब कि 0.0021 ऐसे तो पहुंच चुके हैं लेकिन 0 केल्विन नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो भी है वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं होता। तो तुम समझो सही क्या हो रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है, उसमें जो डाइपोल है वो क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड मैग्नेटाइजेशन increases due to more alignment of magnetic moments। ठीक है, अब जैसे जैसे कम करते जाओगे वो और ज़्यादा अलाइन होते रहेंगे और ज़्यादा उस डायरेक्शन में आते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे उसके बाद फिर तुम और टेम्परेचर कम करो, फिर कुछ नहीं होने वाला। टेम्परेचर कम करके क्या होना, देखो होता क्या है, मटेरियल में जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इन सब का तुम कंपोनेंट निकालोगे ना, थोड़े थोड़े इसी डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं। तुम अगर टेम्परेचर कम करोगे ये थोड़े और घूम जाएंगे, थोड़े थोड़े घूम जाएंगे उस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड तुमने लगाई ना ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में थोड़े थोड़ा और घूम जाएंगे, और टेम्परेचर कम करोगे और घूम जाएंगे। तो ऐसे करके मैग्नेटाइजेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर को घटाएंगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा ड्यू टू मोर अलाइनमेंट। ठीक है, अ स्टेज is reached when all मैग्नेटिक, एक स्टेज आ जाएगी जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स, हाँ, अलाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन आ गया उसमें, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन एंड द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। नहीं, प्रॉपर नहीं, मतलब उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, क्यूरीज लॉ तब तक फॉलो करेगा जब तक इसका ये अलाइन नहीं हो जाता पूरा। ठीक है, दिस कॉल्ड सैचुरेशन एंड क्या बोल रहा था,
एंड मटेरियल बिकम्स, कुछ बोला था इसके बाद, इट्स कॉल्ड सैचुरेशन एंड Material becomes material shows maximum paramagnetism. नहीं वो नहीं होता कुछ ऐसा पैरा नहीं. तो फिर एंड Curie's law is not obeyed after this. मैग्नेटाइजेशन बिकम्स, ऐसे लिख लो, मैग्नेटाइजेशन बिकम्स मैक्सिमम. इससे ज़्यादा नहीं हो सकती मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर, ठीक है. सैचुरेशन के बाद मैग्नेटाइजेशन, सैचुरेशन पे मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद बढ़ती नहीं है वो, ठीक है. आफ्टर दिस क्यूरीज लॉ इज नॉट वैलिड. ठीक है, बस बहुत है. लिख लो टाइम हो गया. इसका जो म्यू आर होगा कितना होगा, म्यू आर क्या होता है भाई, 1+x, 1+x है, हाँ 1 से ज़्यादा होगा. म्यू आर शुड बी मोर देन 1. मोर देन 1, 1 से ज़्यादा, ठीक है. 1 से ज़्यादा होता है लेकिन बहुत 1 के आसपास ही होता है, क्योंकि बाकी जो 1+x है, x की वैल्यू ही देखो कितनी कम है, 0.0001, तो ऐड करके क्या आएगा 1.0001, ठीक है. लिख लो. चलो बहुत है यार, एक बच रहा है, मुझे लग रहा था ख़त्म हो जाएगा, हुआ नहीं. अगली क्लास में कर दूँगा.